देखिए, इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव और फिर अगले साल होने हैं लोकसभा चुनाव। इन्हीं चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है और अब बीजेपी रणनीति को धार देती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत बीजेपी संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इस बदलाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, इनके बीच 2 दिन में करीब 8 घंटे तक महामंथन हुआ है। पहले 3 घंटे की बैठक, फिर अगले दिन 5 घंटे की बैठक, मतलब 2 दिन में 8 घंटे का यह महामंथन, जिसपे फेरबदल को लेकर बताया जा रहा है चर्चा हुई है, जिसके बाद कई राज्यों के प्रभारी, यहां तक कि राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। बीजेपी की केंद्रीय टीम में भी फेरबदल देखने को मिल सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। नीरज, सुगबुगाहट क्या है, जरा विस्तार से बताइए। किस तरीके के फेरबदल करने की तैयारी में बीजेपी चुनाव के मद्देनजर? रोमाना, दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। महज आप 6 महीने रह गए हैं पार्टी के पास तैयारी के लिए। 3 बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं। महज 3 महीने रह गया इन चुनावों के। अगर आप चुनाव दृष्टिकोण से देखें तो 3 महीने किसी 2-3 बड़े राज्यों की तैयारी के लिए बहुत कम समय होता है। ऐसे में अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक का चुनाव लूज किया है। वहां पर माना जाता है, पार्टी मान रही है, ये मान के चल रही है कि कहीं ना कहीं संगठन में कमजोर होने की वजह से ये हमारी हार हुई। यानी कि संगठन में जो अभी लोग काम कर रहे हैं वो उतने एनर्जेटिक नहीं हैं, या ये कहें कि वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं कि उनको उपयोग में लाया जा सके। ताकि चूंकि आगे लोकसभा चुनाव है, एक बड़ा इलेक्शन लड़ना है, पूरे देश का मैनेजमेंट करना है। ऐसे में पार्टी चाहती है कि नई टीम, एनर्जेटिक लोग, ऐसे लोग जिनके पास जो पार्टी को समय दे सके और बहुत काम कर सके। जैसे कि आप अगर अभी मौजूदा समय में देखें तो खुद एक राष्ट्रीय महासचिव थे सीटी रवि, जो अपना खुद चुनाव लड़ रहे थे चिकमंगलुरु से, तो उनके पास समय नहीं था। डी पुंदेश्वरी को अलग लगाया गया था। तो ऐसे तमाम महासचिव और सचिव स्तर पर नेता हैं। कोषाध्यक्ष पद आप देखें तो बिल्कुल खाली जैसा ही है। तो कहने का मतलब पार्टी के पास अभी बहुत सारे वैकेंट पद भी हैं। दूसरी बात, कई राज्यों में ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है लेकिन वो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। प्रभारी कई राज्यों के ऐसे हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो प्रभावशाली साबित नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे संगठन को रिवैम्प करने का प्लान तैयार किया। इसीलिए पिछले 2 दिनों में अगर आप देखें तो गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष, जो तीनों पार्टी के प्रमुख नेता हैं, तीनों लोगों की लंबे समय तक मीटिंग हुई। परसों रात में अगर आप देखें तो रात में करीब 3 घंटे बैठक हुई, कल 5 घंटे के आसपास बैठक हुई और कुल मिलाकर 8 घंटे का ये महामंथन। नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर संगठन को मजबूत किस तरीके से किया जाए, इसी को लेकर ये महामंथन चला है। और अब मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और आप देख सकते हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। राजीव जेटली जी से शुरुआत करेंगे। राजीव जेटली जी, कुल मिलाकर कर्नाटक में पार्टी को जो हार मिली उसी से सबक लेकर यहां पर कमर कसकर संगठन को मजबूत करने की तैयारी में बीजेपी, यही समझा जाए इस कवायद को? नहीं रमानी जी, मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है कि संगठन को मजबूत करने का तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, जिला कार्यालय, मंडल कार्यालय सभी के ऊपर दायित्व होता है। सभी कार्यालयों का केवल एक ही काम होता है कि संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कैसे किया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी या सबसे ज़्यादा संख्या वाली मेंबर्स वाली पार्टी बनी है तो संगठन को मजबूत करके ही बनी है। तो ये मुझे लगता नहीं कि ये कोई चर्चा का विषय है कि संगठन को मजबूत। हम तो चाहते हैं हमारी पार्टी दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम करे संगठन के नाम पर। संगठन को मजबूत करने की हमारी रेगुलर प्रोसेस चलता रहता है, प्रक्रिया चलती रहती है। उसको हमारे तो अगर आप रमना जी अपने हमारे कार्यालय में आए, किसी भी कार्यालय में चले जाएं, कर्नाटक में चुनाव हार गए ना, स्तर पे चले जाएं, कर्नाटक में चुनाव हार गए ना सर।
तो वहां पर कई कमजोरियां सामने निकल कर आई, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी कर रहे थे कि किस तरीके से सीटी रवि साहब, जिन पर पार्टी के भीतर भी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अपना चुनाव लड़ने में व्यस्त थे। तो ये खामियां इन्हीं को दुरुस्त करने के लिए महामंथन, यही तो सवाल है मेरा। हार से सबक ले रहे हैं, कर्नाटक में जो हार मिली है बीजेपी को, उसी से सबक ले रहे हैं, यही तो सवाल है। नहीं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं आपको। नीरज पांडे जी हमारे दफ्तर में होते हैं, बीजेपी बीट देखते हैं। नीरज पांडे जी तो सुबह से लेकर रात तक मीटिंगें देखते हैं, 365 दिन देखते हैं। 365 दिन उनको मालूम है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्य किए जाते हैं, क्योंकि हमारे कार्य जो हमारे कार्यालयों के अंदर होते हैं, किसी के घर में तो जाकर होते नहीं है। सारे के सारी रूपरेखा तैयार करके किसी के घर पे नहीं जाया जाता, जो भी निर्धारित होता है कार्यालय में होता है। अब आप जो भी बीजेपी बीट देखता है वो तो आपके पत्रकार आपको बता सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक अगर मीटिंगों का दौर, जब चुनाव जीतते हैं तब भी चलता है, कभी रह गए चुनाव के अंदर तब भी चलता है। हमारा तो दौर चलता रहता है मीटिंगों का, और हम तो चाहते हैं कि मीटिंगों के साथ और संवाद के साथ हमारा कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे, जनता के साथ जुड़ा रहे। अब देखिए ना, कोरोना महामारी के अंदर भी ये देखिए जो भारतीय तो राजीव जेटली साहब, आप या तो पत्ते खोल नहीं रहे हैं या फिर अहमियत देना नहीं चाह रहे हैं। ये जो महामंथन 8 घंटे का हुआ है 2 दिन में, मुझे लगता है जरा जल्दी से अनुराग भदौरिया का रुख कर लेते हैं। अनुराग जी, यहां पर बीजेपी ऐसा लग रहा है अपने पत्ते खोलना नहीं चाहती है, लेकिन महामंथन तो हुआ है 2 दिन में 8 घंटे की ये मैराथन मीटिंग जो हुई है विपक्ष के लिए, चुनावी राजनीति के लिहाज से, क्या ये खतरे की घंटी? कहते हैं ना कि धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। ये आईना साफ करने की बात कर रहे हैं। अरे प्रभु, आप इतने दिनों से सत्ता में हैं, आपने जनता के मुद्दों पे चर्चा कब की है? जनता के लिए आपने कोई काम किया होता तो आपको संगठन बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको जिस तरह से आपकी हार शुरू हुई है, कम से कम आप उससे रुकते। आपने किया क्या है? किस मुद्दों पे आपने जनता की बात की, बताइए ना। चाहे वो संसद भवन का उद्घाटन हो तब आप राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाएंगे, चाहे पहलवानों का मामला हो तब आप नहीं जागे, चाहे किसानों का मामला हो तब आप नहीं जागे, चाहे यहाँ पे युवाओं का मामला हो तब आप नहीं जागते हैं। इतना बड़ा रेल हादसा हो जाता है आपकी सरकार में, और फिर आप कहते हैं हमारे मंत्री 24 घंटा काम करते हैं। अरे 24 घंटा काम करने की बजाय मन से काम अगर जनता के लिए कर रहे होते, रेल डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते और सुरक्षा कवच सही समय लगा लिए होते, तो आज हमारे कितने लोगों की जानें बच जाती। आप अगर महंगाई को रोक लेते तो लोगों की महंगाई से कमर नहीं टूट रही होती। अगर आपने काम किया होता तो बेरोजगारी आज इतनी नहीं होती। आपने क्या किया? ठीक है भदौरिया जी, आईना साफ करने की बात से लेकर आपने आईना दिखाने तक का काम यहाँ पर अपने बयान से बीजेपी के लिए कर दिया है, लेकिन ये मत भूलिए कि आईना साफ करते करते विपक्ष जो है उसको जनता साफ करती लगातार नजर आ रही है। 2014 में भी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 2017 में भी, फिर 2019 में भी और 2022 में भी। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी खबर मैं जल्दी से आपको बताती हूँ। 2024 के चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी एक्शन मोड में है, और आज बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा नोएडा में टिफिन बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा मंथन करेंगे। ये टिफिन बैठकें जो बीजेपी की तरफ से तय की गई हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बीजेपी के बड़े नेता इसी तरीके से टिफिन बैठकों के जरिए मंथन करने की तैयारी में। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। नीरज पांडे अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, कुल मिलाकर वो जोश, वो स्फूर्ति भरने की कवायद एक तरीके से नजर आ रही है पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं में इन टिफिन बैठकों के जरिए। रोमाना, दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 9 साल पूरे होने में 1 महीने का कार्यक्रम निर्धारित किया। उसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम है, युवाओं की रैली है, टिफिन बैठक है, घर घर संपर्क है। तो ये दरअसल एक आउटरीच प्रोग्राम है 1 महीने का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जिले स्तर का कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों को डोर टू डोर नॉक करना चाहता है। दरअसल ये प्लानिंग है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बृहद लेवल पर देश के हर कोने में हर आदमी तक पहुंचा जाए और अपनी बातें रखी जाएं। और संगठन को मजबूत करने के लिए टिफिन बैठक का आयोजन हो रहा है। जेपी नड्डा आज नोएडा जाएंगे, नोएडा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे और उनके साथ भोजन भी करेंगे, और इसमें करीब 250 से 300
ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहेंगे जिनका अपना पार्टी में अच्छा खासा वजूद है, तो उनके साथ संवाद करके कुछ अच्छी बातें, कुछ कमियां, जो हर तरह का संवाद करके निकाला जाएगा, ताकि पार्टी ये चाहती है कि उन कमियों को दूर किया जा सके लोकसभा चुनाव में जाने से पहले। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं से जुड़ने की ये कवायद बीजेपी में देखने के लिए मिल रही है इन टिफिन बैठकों के जरिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे इस तमाम अपडेट के लिए। और अब मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं, उसके बाद मेहमानों का रुख करूंगी। और बड़ी खबर यह है कि एक तरफ तो आप देख रहे हैं बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, और दूसरी तरफ आज विपक्ष के खेमे में भी हलचल है। दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार वो जो विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात करने वाले हैं। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हर बार की तरह नजर आएंगे इस मुलाकात में। साथ ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री पंजाब दोनों से मुलाकात करूंगा, और जब बातचीत होगी तो बहुत सी बातें आप तक रखी जाएंगी। लेकिन एक बात सच है, धीरे धीरे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के अधिकारों को छीना जा रहा है। बहुत विस्तार से जब चर्चा होगी तो विस्तार से आपको जरूर जानकारी दी जाएगी। सीधे रुक करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन मुझे लगता है यहाँ पर अनुराग भदौरिया से बनता है। अनुराग जी, ये 2024 के लिए विपक्ष की गोलबंदी या दोस्ती, किसकी नींव रखी जा रही है? राष्ट्र को बचाने की जरूरत है, और जब आपको राष्ट्र की बात होती है, राष्ट्र के मुद्दों पे चर्चा होती है, तो ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी बन जाती है कि राष्ट्र के कैसे बचाया जाए, लोकतंत्र कैसे बचाया जाए, संविधान का सम्मान कैसे हो, अब ये और बहुत न्यायपालिका का दिलचस्प है। सम्मान कैसे मतलब हो। बीजेपी अगर बैठकें कर रही है तो वो राष्ट्र के हित की बात नहीं कर रही है उन बैठकों में, लेकिन विपक्ष अगर बैठकें कर रहा है तो वो पूरी तरीके से राष्ट्र के हित की बात कर रहा है। ये बहुत सही सर, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये शानदार है। चलिए अब मैं जरा वरिष्ठ पत्रकारों का रुख कर लेती हूँ। अच्छा 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। एक सेकेंड, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने कब राष्ट्र के मुद्दों पे चर्चा की है, जनता के मुद्दों पे कब बात की है? क्या कभी आपने इनके मुंह से सुना कि महंगाई से लोगों की कमर टूटी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका नजरिया मैं उम्मीद कर रही थी यही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जरा वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करते हैं। हमारे साथ रशीद कदवाई साहब भी हैं, प्रदीप सिंह जी भी हैं। प्रदीप सर, मैं पहले आपके पास आना चाहती हूँ और आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो कवायद देखने के लिए मिल रही है, एक तरफ बीजेपी के भीतर, दूसरी तरफ विपक्ष के भीतर, तो बीजेपी में जो कवायद है उसके मायने क्या है सर? देखिए रोमाना जी, खास तौर से हिमाचल और उसके बाद कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी को लग रहा है कि उसको अपने संगठन के बारे में एक तरह से पुनर्विचार करना चाहिए कि किस तरह से काम हो। आखिर हिमाचल और कर्नाटक की हार, खासतौर से हिमाचल की हार और ज्यादा चिंता की बात है कि हिमाचल की हार हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो प्रदेश था उसमें, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जिसको ठीक करने की जरूरत है। और अब समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो बिल्कुल सर पर ही आ गए। तो इसलिए संगठन में बदलाव हो रहा है, सरकार में ऐसा लगता है कि बदलाव होगा। बीजेपी एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम अपने घर को दुरुस्त कर रहे हैं, जो चुनाव की चुनौती है उससे लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर, आपको याद होगा जी, जो नए संसद भवन का लोकार्पण हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों में, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बैठक की थी, और उसमें ये कहा था कि ये धारणा नहीं बननी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों के खिलाफ है, इसलिए एनडीए को पुनर्जीवित या कहें पुनर्गठित करने की कोशिश हो रही है। एनडीए में और नए साथियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। अब ये बीजेपी का मानना है कि ये हमारी उपलब्धि है कि एक ऐसा गठबंधन बना जो 25 साल से लगातार चल रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष को अगर आप देखिए, नीतीश कुमार को जिम्मेदारी इसलिए दी गई थी कि वो कुछ ऐसे दलों को जोड़ सकेंगे जो कांग्रेस से वैसे जुड़ने में थोड़ा संकोच करते हैं या परहेज करते हैं। लेकिन अभी तक जितने दल सामने आ रहे हैं उनमें वही हैं जो कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं। 3 दल जो अलायंस में नहीं है, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और उसके अलावा जो है टीएमसी।
इन तीनों का रुख अलग अलग है। समाजवादी पार्टी और टीएमसी ये कह रही है कि हम एकता के समर्थक हैं, लेकिन हमारा राज्य हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ने ना आए। और आम आदमी पार्टी ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं, वो कह रही है कि अगर मुझे लगता है अध्यादेश के मुद्दे पर हमारा समर्थन करेंगे। तो रशीद खुदवाई साहब, आप सवाल ये कि 2024 के मद्देनजर विपक्ष की तरफ से ये जो गोलबंदी होती हुई नजर आ रही है, आखिरकार ये कितना फासला तय कर पाएगी 2024 तक? क्या ये गोलबंदी टिक पाएगी? ये बड़ा सवाल है सर। जी रोमाना, देखिए विपक्ष की एकजुटता एकता अपनी जगह है, लेकिन उसमें एक बड़ी प्रतिस्पर्धा भी है और कांग्रेस की ताकत जो है और या राहुल गांधी की जो लोकप्रियता अगर बढ़ती है तो वही एक बहुत बड़ी अड़चन आती है, क्योंकि विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसको लेके बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अरविंद केजरीवाल जो भागदौड़ कर रहे हैं उसमें कांग्रेस बहुत तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर आश्वस्त नहीं है। वो चाह रही है कि नीतीश कुमार या ममता बनर्जी या शरद पवार किसी अरविंद केजरीवाल को लेकर काउंटर गारंटी दे। तो इस तरह से विपक्ष में काफी कुछ उठापटक चल रही है, जहां दूसरी तरफ भाजपा जो अपने आप को संगठन के रूप में मजबूत करना चाह रही है वो स्वागत योग्य है। लेकिन रोमाना, व्हाट अबाउट अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, कर्नाटक के हार का जिम्मेदार कौन है, ये भाजपा ने नहीं तय किया। हिमाचल में क्यों हारे इसका भी कुछ नहीं हुआ, वही जेपी नड्डा है, वो हिमाचल के ही है, 2 हार हो चुकी है, या बीएल संतोष है, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई या किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो राजनीतिक दल तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपने यहाँ जिम्मेदारी ना फिक्स करे। ठीक है सर, आप जो बात कह रहे हैं मैं राजीव जेटली जी से उस पर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, 2024 एक तरफ चर्चा विपक्ष की एकता की, वहीं दूसरी तरफ वो अरविंद केजरीवाल जिनको अभी तक कांग्रेस से समय नहीं मिल पाया मिलने का, उनसे अखिलेश यादव की मुलाकात। तो क्या तय कर लिया है अखिलेश यादव ने, मन बना लिया है कि 2024 में कांग्रेस से अलग राह अखिलेश यादव पकड़ेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले बोला, फिर आपको वही बात बोलता हूं कि हम सभी लोग जो विपक्ष के लोग हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब राष्ट्र के मुद्दे होंगे तो राष्ट्र के मुद्दों पे सब एक साथ मिलके राष्ट्र के मुद्दों के समाधान के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो कोई अपनी यहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए चुनाव लड़ती है और हम राष्ट्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जनता है उनके जो असली मुद्दे हैं वो कैसे एकजुटता कहाँ नजर आती है? इसलिए राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, न्योता भेजा गया था, उसमें शामिल नहीं होते आपके नेता। अरविंद केजरीवाल जिनको कांग्रेस जो है समय दे नहीं रही है मुलाकात करने का, उनके साथ गलबैया करते हुए आज अखिलेश यादव नजर आ जाएंगे ना सर? इसलिए मैं सवाल पूछ रही थी। देखिए, सबका अपना अपना दल है, सबकी अपनी अपनी नीति है, सबको अपना काम करना, अपने काम करने का तरीका है। ये बिल्कुल सच है कि हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे मनभेद किसी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शायद इस चीज को नहीं समझती है। हम सभी लोग का मनभेद नहीं है। जब वक्त आएगा, समय आएगा, जनता को लगेगा, जनता चाहेगी और जनता जैसा चाहेगी इस देश की वैसा ही होगा। लेकिन इस बार जो चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता होगा। ठीक है सर, देश की जनता इस मैं राजीव जेटली जी के पास अब चलती हूँ। राजीव जी, आप सुन ही रहे हैं विपक्ष किस तरीके के तेवर दिखा रहा है कि साहब मनभेद हम लोगों का नहीं है, ठीक है, अलग अलग वैचारिक जो विचारधाराएं हैं उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन सर मेरा सवाल ये कि एक तरफ तो ये विपक्ष वाली चुनौती, अगर आप इसको चुनौती मान रहे हैं तो, और वहीं दूसरी तरफ जिस बात का जिक्र रशीद खुदवई साहब कर रहे थे कि साहब वो जो हार हुई है, 2-2 हार, एक आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके गृह राज्य हिमाचल में, और दूसरा वो बीएल संतोष साहब जो इन बैठकों का हिस्सा हैं, उनको जिस राज्य की जिम्मेदारी दी गई थी कर्नाटक, और वहां दबी जुबान में बीएल संतोष जी के खिलाफ गुस्सा भी है। तो ऐसे में इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं पार्टी में? क्योंकि बैठकों में तो सर बीएल संतोष शामिल हो रहे हैं, महामंथन तो वही कर रहे हैं बैठकर अमित शाह के साथ। रमणा जी, जब भी आपका प्रश्न उठता है तो हमारा प्रश्न जो सा होता है वो इन राजनीतिक पार्टियों के में क्या चल रहा है उसको लेकर के होता है। लेकिन हम तो बहुत सरल शब्दों में एक बात रखना चाहते हैं कि हमारा जो संवाद है वो जनता के साथ है। हार और जीत होती है, मैं मानता हूं, और लगभग आप देखिए 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी उससे दूसरी राजनीतिक पार्टियों का लगभग सुपड़ा साफ हो चुका था, खत्म हो चुकी है। आज मैं कहता हूं कि हमारा जो संवाद जनता के साथ कैसे है, क्योंकि हम तो दूसरे के रोटी के डब्बे में देख पाते हैं कि उसने क्या लेकर के आया और क्या खाना है हमने। हमारे संगठन के अंदर एक ऐसा व्यवहार और ऐसा कल्चर होता है। दूसरी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता अपने नेता की प्लेट नहीं देख पाते कि वो क्या खाते हैं उसके अंदर। तो ये संवाद हमारे साथ। और दूसरी बात देखिए
कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गली कूचे में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहलाता था इस कोरोना महामारी से पहले। कोरोना महामारी के बाद आप ग्राउंड पर जाकर देखिए, हर कार्यकर्ता को बोला जाता है ये कोरोना वॉरियर है, इसने मेरी सहायता करी थी मेरे घर में, ये राशन लेके आया था मेरे घर में, इसने जरूरी सामान पहुंचाया था, मुझे वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाने वाला यही व्यक्ति था। सर, आपके दावों को पूरे सम्मान के साथ, लेकिन वो जुड़ाव जो है वो ना हिमाचल में दिखा सर, ना कर्नाटक में दिखा। और सवाल इसीलिए कि अब बीजेपी के अंदर एक तरीके से खलबली सी दिख जरूर रही है, जिस तरीके से महामंथन चल रहा है, कई कई घंटों की ये बैठकें चल रही है। और इस सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं, 2024 लोकसभा चुनाव पर शिरोमणि अकाली दल का बड़ा बयान आ गया है। बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोले महेशिंदर सिंह गरेवाल, राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता है महेशिंदर सिंह गरेवाल, उनकी तरफ से यह बड़ा बयान आया है, सियासत में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। Rumors and there are efforts by the Bharatiya Janata Party to knock the doors of the political parties which at one time or the other remained their alliance partner. Keeping in view the changed scenario at national level and the regional levels, it has come to our knowledge that they have knocked the door of TDP also, and there are rumors in the air that they also want to make up with Akali Dal. See, in no political party or political person can always close their doors. In politics, doors are always open, but principles have a priority over the power. तो सुन रहे थे आप, शिरोमणि अकाली दल के नेता की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी इस वक्त जुगत में है एनडीए का दायरा बढ़ाने में, और ऐसे में अगर शिरोमणि अकाली दल का दरवाजा खटखटाया जाएगा जिस तरीके की सुगबुगाहट है, तो कोई भी राजनीतिक दल किसी दूसरे दल पर हमेशा के लिए दरवाजे बंद नहीं रखता है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकती है शिरोमणि अकाली दल, क्या दायरा एनडीए का बढ़ सकता है? ये तमाम सवाल हैं जो जैसे जैसे 2024 के चुनाव नजदीक आएगा और बड़े होते जाएंगे।